हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स में मीटिंग्स, समिट और कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट 1 मैंने कल डिस्कस किया था। आज मैं पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया पार्ट 1 पहले देख लें, जिससे कि एक लिंक बने और इसको हम अब जो आगे वाले टॉपिक्स हैं उनको हम होलिस्टिकली डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है। तो ब्रिक्स हम जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक एक्रोनिम है। तो इसकी एक साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग हुई है, ये हुई है वर्चुअल फॉर्मेट में। पहली बात तो वर्चुअल फॉर्मेट में ये मीटिंग हुई है। एम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज़ में साइंस टेक्नोलॉजी के संबंध में एक कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन स्थापित करना। मीटिंग किसके चेयरमैनशिप में हुई है? रशियन फेडरेशन, यानी रशिया इसका चेयरपर्सन है। जो कि 12th ब्रिक्स समिट जो रिसेंटली हुई थी वो भी वर्चुअल थी, उसका भी चेयरमैन था। इसलिए इस मीटिंग का चेयरमैनशिप जो जिसको दी गई वो रशिया को दी गई है। हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था वो थे श्री हर्षवर्धन जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मीटिंग है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इसको। अब हम थोड़ी सी ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स क्या है? ये एक एक्रोनिम है 5 कंट्रीज़ का। 5 कंट्रीज़ का एक्रोनिम है जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से मिलकर बना है। ये कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं? ये वर्ल्ड की वो 5 कंट्रीज़ हैं जो कि एक लीडिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के रूप में अभी देखी जा रही हैं। तो वर्ल्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज़, ठीक है। ये जो वर्ड है ब्रिक्स, ये अब इसको हम कोई इन कंट्रीज़ के जो ग्रुप को हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। बस ये एक नेशंस की टीम है या जो नेशंस हैं जो एनुअली सबमिट करते हैं, एनुअली एक सबमिट रखते हैं और उसमें अलग अलग इश्यूज़ पे ये चर्चाएं करते हैं। तो इसमें जो चेयरमैनशिप है, जैसे 12th में किसको थी? रशिया को मिली हुई थी। तो चेयरमैनशिप जाती है नेम के अकॉर्डिंग, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड देन साउथ अफ्रीका। तो अगली बार जो 13th होगी उसमें इंडिया लीड करेगा। अब इसमें खास बात क्या है? ब्रिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? अकेला ब्रिक्स 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का भाग रखता है। यही ब्रिक्स पूरे विश्व की 30% जीडीपी को भी ओन करता है। ये बात आ गई ब्रिक्स की। अच्छा, ब्रिक्स आया वर्ड कहाँ से? जिम ओ'नील, जो कि गोल्डमैन सैक्स एक कंपनी है, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट का नाम था एनुअल रिपोर्ट। क्या नाम था रिपोर्ट का? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो स्टार्टिंग में ये ब्रिक वर्ड था, इसमें साउथ अफ्रीका को इंक्लूड नहीं कर रखा था। इसी तर्ज पर 2006 में ये जो 4 कंट्रीज़ थी, इन्हीं 4 कंट्रीज़ ने एक इनिशिएशन किया एक डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का। 2009 में इनकी फर्स्ट समिट हुई। इम्पॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। समिट कहाँ हुई है? रशिया में। इसमें प्लेस इम्पॉर्टेंट है, येकाटेरिनबर्ग वो प्लेस है जहाँ पर ये पहली ब्रिक समिट हुई थी। ब्रिक था उस टाइम, ब्रिक्स नहीं था। 2010 में बात चली, साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया।
इनविटेशन के बाद 2011 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक समिट को अटेंड किया और तब से ये ब्रिक से कन्वर्ट होकर ब्रिक्स बन गया। यानी कि 2011 में ब्रिक्स बना है ये, और इस बार का 12th ब्रिक्स जो हुई है उसको होस्ट किया है रशिया ने। मीटिंग वर्चुअली हुई है, जुलाई में होनी थी बट नवंबर में हुई है। थीम क्या है? थीम 12th ब्रिक्स समिट की थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ये मैंने एक पूरा ब्रिक्स के बारे में आपको बताया कि हिस्ट्री में ब्रिक्स किस तरह था। 12th ब्रिक्स समिट जो अभी हुई है नवंबर में, उसके बारे में आपको बताया। ये आगे भी कहीं आएगा तो मैं आपको वापस से डिटेल इसकी दूंगा। बाकी आपको एक आइडिया मिल गया कि क्या हुआ था। बाकी जो न्यूज़ है वो इतनी ही है कि 8th ब्रिक्स समिट हुई है, जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की मिनिस्टेरियल मीट है। ये ब्रिक्स समिट नहीं है, ये साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वैसे 12th ब्रिक्स हुई है, इस बार वर्चुअल थी, रशिया में हुई थी। रशिया ने इसको चेयर किया था, इंडिया की तरफ से श्री हर्षवर्धन जी गए थे। आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर 2, 3rd एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम। तो तीसरा एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम हुआ है, जिसको कि एड्रेस किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया है। हुआ किस तरीके से है? वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। इसके अलावा फोरम ने क्या किया? इस फोरम ने क्या किया? विटनेस किया डिस्कशंस ऑन रिफ्यूलिंग द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी हमारी पैंडेमिक की वजह से एकदम गर्त में चली गई है, उसको किस तरह रिफ्यूल किया जाए, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी पे चर्चा हुई है। चार्टिंग ए कोर्स फॉर द फ्यूचर एज द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्रैपलिंग विद कोविड-19। तो कोविड-19 से हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, उसके संबंध में मीटिंग हुई है। 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग जो थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। और ये ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का एम क्या है? इसका एम एक ही है, जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी टू बिल्ड ए कम्युनिटी, उनकी एक कम्युनिटी बनाना, ताकि वो डिस्कशंस हो सके वो इश्यूज़ पे जो क्रिटिकल हैं आज, और जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी चैलेंज फेस कर रही है। यानी विश्व की इकोनॉमी जिन मुद्दों पे चैलेंज फेस कर रही है, उन पे डिस्कशंस हो सके, एक निर्णय पे पहुंचा जा सके, किस तरह इसको इम्प्रूव किया जा सके, और ऐसा किनके द्वारा किया जाए? वर्ल्ड लीडर्स हों, जो कि उनकी एक कम्युनिटी करेगी। ये 3rd ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एड्रेस किया है हमारी तरफ से, और वर्ल्ड को इकोनॉमी को कैसे रिफ्यूल किया जाए इसके बारे में चर्चा की। अगला चलते हैं 15th G20 समिट। तो 15th G20 समिट जो हुई है वो वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है। तो अभी तक जो भी हो रही हैं सब वर्चुअल फॉर्मेट में ही हो रही हैं। रीज़न एक ही है सबका, कोविड। वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है, ये 15th है। चेयरमैनशिप किसने की है? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ही इसका कन्वीनर भी था। कन्वीनर मतलब आयोजक। अगर ये मीटिंग होती तो सऊदी अरेबिया इसको आयोजित करता, पर अब नहीं हुई, तो भी इसका कन्वीनर जो है सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया भी कौन? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। तो किंग सलमान जो है वहाँ के, उन्होंने इस समिट को चेयर किया है, चेयर्ड। थीम क्या है? थीम इसकी है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। 21, अब याद रखने के लिए इतना याद रख लो कि 21वीं सदी में किस तरह सबको अपॉर्चुनिटी मिले, इसको रियलाइज़ करना, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ये इसकी थीम है। वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है, मैंने बता ही दिया। इंडिया की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया है। इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट बात, एक न्यू ग्लोबल इंडेक्स, जो पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड होगा, उसके लिए न्यू ग्लोबल इंडेक्स को बनाने की एक मांग उठी है। तो न्यू ग्लोबल इंडेक्स क्या है? वो जो 4 पिलर्स पे बेस्ड होगा न्यू ग्लोबल इंडेक्स। तो ये 4 T's कह सकते हो आप।
टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टीशिप टुवार्ड्स द प्लैनेट। टैलेंट, अब टैलेंट का मीनिंग क्या? टैलेंट का मीनिंग ये है जो अभी तक हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैपिटल और फाइनेंस, इस पे हमारा सारा जोर है। ये कहता है कैपिटल और फाइनेंस को छोड़कर हम स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें, रीस्किलिंग एंड मल्टी स्किलिंग, लोगों को अलग अलग स्किल्स दें ताकि हम आगे ग्रो कर सकें। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या? ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना और ये इंश्योर करना कि जो भी बेनिफिट्स हैं वो रीच करें ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वो सबको रीच करें। तो ये टेक्नोलॉजी की बात है। कौन सी टेक्नोलॉजी? तो वो जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तीसरी बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ तो आरटीआई हुआ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, इस पे फोकस है। जो इंडिया के लिए हम बात करते हैं तो आरटीआई, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ सके गवर्नेंस में। ट्रस्टीशिप की बात करता हूँ। ट्रस्टीशिप क्या है? ट्रस्टीशिप का मतलब है कि जो ये प्लेनेट, जो हमें नेचर मिली है, जो भी हमें नेचर ने दिया है, जो भी हमें एनवायरनमेंट मिला है, उसके हम मालिक न बनकर, ऑनर न बनकर ट्रस्टी बने। ट्रस्टी का मतलब है जो कोई और की किसी की संपत्ति हो उसकी बस रखवाली या उसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है किसी चीज़ की, वो हम करें। तो 4 टीज़ की बात करी गई है। न्यू ग्लोबल इंडेक्स की बात करिए, 4 टी: टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्टीशिप टुवार्ड्स द प्लेनेट। और क्या बात कर सकते हैं G20 के बारे में? तो G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, किसके? आईएमएफ के एंड वर्ल्ड बैंक के। ये 2 आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन इसमें आता है। खास बात क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है G20? तो G20 कंप्राइज होता है 2/3 वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 2/3 विश्व की जनसंख्या इन G20 देशों से आती है। जीडीपी की बात करूं तो 85% जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो यहीं से आती है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड की, तो ग्लोबल ट्रेड का 75% यहीं से आता है। कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं बात करें, अल्फ़ाबेटिकली चले, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, साउथ कोरिया है, मैक्सिको है, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक तो बात कर ही ली। ये 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन इसके अंडर में आते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, जिन भी कंट्रीज़ का मेन बात करें तो वो सारी इसके अंडर आती हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द 2020 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग, इकोनॉमिक लीडर्स की एक मीटिंग हुई है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहते हैं एपेक को।
इसकी चेयरमैनशिप किसने की है? मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर तान श्री मोयुद्दीन यासिन ने की है। तो मलेशिया ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया है, वर्चुअल मीटिंग हो गई है वापस से, और मलेशिया ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया, और ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है जब मलेशिया इसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1998 में भी मलेशिया ने इसको होस्ट किया था। थीम है ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवार्ड्स ए रेजिलियंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पाइवोट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस, कि ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करें ताकि एक अच्छा फ्यूचर हमें मिल सके। मुख्य थीम की यही बात है। फोकस इसका भी वही था, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक रिकवरी एंड डेवलपिंग एन अफोर्डेबल वैक्सीन। दूसरा एक और भी है इसमें, वैक्सीन किस तरह बनाई जाए, और एक है कि हम इकोनॉमी को हम किस तरह रिवाइव कर सकें। अब एपेक लीडर्स ने अडॉप्ट किया है पुत्रजया विजन 2040। पुत्रजया विजन 2040 एक ये नया 20 ईयर ग्रोथ विजन है जो कि बोगर गोल्स पहले लिए गए थे उनको रिप्लेस करेगा। अपने को बस ये याद रखना है कि पुत्रजया विजन इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो पुत्रजया विजन एपेक जो मीटिंग हुई है उसमें हुआ है, एपेक मीटिंग मलेशिया में हुई है, और अगली जो 2021 की एपेक मीटिंग होगी वो न्यूजीलैंड में होगी। अब एपेक क्या है? ये 21 मेंबर कंट्रीज़ 21 मेंबर कंट्रीज़ का एक समूह है। ख़ास बात इसकी क्या है? एशिया पैसिफिक, जो भी पैसिफिक ओशियन के किनारे जो भी देश बसे हुए हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो स्वाभाविक बात है इंडिया इसका मेंबर हो ही नहीं सकता, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये 59% जीडीपी और 49% वर्ल्ड ट्रेड को ओन करते हैं। इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। अच्छा, इंडिया मेंबर नहीं है तो इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, इनको सपोर्ट भी किया था इंडिया की इसमें मेंबरशिप के लिए। किसने सपोर्ट किया? यूएस ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने। वही इंडिया के अलावा जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा छोटी मोटी पापुआ न्यू गिनी ने सपोर्ट किया था, इन कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। लेकिन क्या रिज़ल्ट निकला? डिक्लाइन। वाई? क्योंकि ये वही रीज़न है, इंडिया पैसिफिक ओशन को बॉर्डर नहीं करता क्योंकि अभी तक कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो पैसिफिक ओशन के बॉर्डर पे ना हो और उसे मेंबर बनाया गया हो। इसलिए इंडिया को इसी वजह से इसका मेंबर नहीं बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है री इन्वेस्ट 2020। पहली बात तो ये क्या है? ये इसकी थर्ड मीटिंग थी, थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट मीटिंग एंड एक्सपो। तो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट 2020 इस मीटिंग का नाम था। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया है। थीम क्या है? इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कोई इनोवेशन करना है, उससे रिलेटेड ये थीम है। बात है ये री इन्वेस्ट की, ये क्या चीज़ है? ये तो है कि जो भी हमारे फिगर से भी आपको समझ में आ रहा है कि विंड मिल यानी रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया किस तरह आगे बढ़े ताकि जो हमारी डिपेंडेंस है अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे वो कम की जा सके। पहली बात आती है कि इंडिया फोर्थ है पावर कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज के मामले में वर्ल्ड में, एक बात। दूसरी बात आती है कैपेसिटी कितनी है? इंडिया की कैपेसिटी प्रेजेंटली 136 गीगावाट है करंटली, जो कि अराउंड 36% है हमारी टोटल कैपेसिटी का। ठीक है, उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट बात है पिछले 6 साल में, लास्ट 6 ईयर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो
2.5 गुना तक बढ़ी है पिछले 6 साल में। 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस जब होंगे, कब होंगे? 2022 में होंगे। 2022 में होंगे तो इसके लिए हमने एक टारगेट रखा है कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम जनरेट कर ले, डेवलप कर ले, जो अब थोड़े से हम दूर हैं 2022 के टारगेट से। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है शक्तिकांत दास, जो क्या है हमारे आरबीआई के गवर्नर। चेयर्स 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। सार्क के जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग देशों के, उनके गवर्नर्स की एक मीटिंग हुई है। उसका चेयरमैनशिप चेयरमैन किसको कौन है? शक्तिकांत दास ने इस बार चेयर किया उसको, क्योंकि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है करंट चेयर ऑफ सार्क फाइनेंस। तो सार्क फाइनेंस की ये मीटिंग है और इसीलिए शक्तिकांत दास जी ने इसको चेयर किया है। 40th मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप वाज हेल्ड वर्चुअली। तो वर्चुअली ये मीटिंग हुई है, चेयरमैनशिप ऑफ श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर आरबीआई। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि अटेंडेड बाय द गवर्नर्स फ्रॉम सार्क सेंट्रल। सार्क के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके द्वारा ये अटेंड की गई। मीटिंग के दौरान मिस्टर दास ने क्या किया? इनॉग्रेट किया है सार्क फाइनेंस सिंक को। सार्क फाइनेंस सिंक्रोनाइज एक ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है, जो कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करेगा आपसी देशों में, उसके गवर्नर्स में, उन बैंक्स में। तो सार्क फाइनेंस क्या है? एक नेटवर्क है सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का और फाइनेंस सेक्रेटरीज का, जो सार्क रीजन के देशों में हैं। अब सार्क की बात करते हैं तो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। कब इस्टेब्लिश हुआ ये? 1985 में ढाका में बनाया गया था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 8 दिसंबर। फाउंडिंग कंट्रीज जो थे वो 7 थे। कौन से 7? BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल प्लस पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये 7 थे। 2005 में 13th समिट हुई जिसमें अफ़गानिस्तान को जोड़ा गया। प्रेजेंटली 8 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट सार्क का है काठमांडू, नेपाल। क्या करता है सार्क? एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन इसके जो हैं, ये कोऑपरेशन आपस में जो सहयोग करते हैं वो किन क्षेत्रों में करते हैं? तो क्षेत्रों की बात करें तो सारे क्षेत्र, इकोनॉमिक, ट्रेड, कॉमर्स, एनवायरनमेंट, सोशल अफेयर्स, एनर्जी, जो भी दिमाग में है सारे क्षेत्रों में ये आपस में सहयोग करते हैं। तो ये था सार्क के बारे में। शक्तिकांत दास जी ने 40th सार्क फाइनेंस की मीटिंग थी, उसको चेयर किया है। ये था। तो इस तरह नवंबर मंथ्स के जो भी मीटिंग, समिट, इम्पोर्टेंट जो भी हुए हैं उसको हमने डिस्कस किया है। आगे इसी तरह के नवंबर मंथ्स के बाकी जो भी इश्यूज़, जो भी न्यूज़ आई हैं उसको भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। और इसी मंथ में कोशिश की जाएगी कि सारे नवंबर मंथ्स के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया जाए, ताकि नेक्स्ट मंथ में दिसंबर मंथ की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं उसको हम कवर कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को होलिस्टिकली कवर करने, नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।